नमस्कार, मैं मुस्कान खंडेलवाल और आप देख रहे हैं इंडियन मास्टरमाइंड्स। आज हम आपको मिलवा रहे हैं एक ऐसे सीनियर आईपीएस ऑफिसर से जिनकी जर्नी सिर्फ इंस्पायरिंग ही नहीं बल्कि डीपली इंसाइटफुल भी है। ये है आईपीएस ऑफिसर डॉक्टर राजीव नारायण मिश्रा, जो फिलहाल इंचार्ज इंस्पेक्टर जनरल पीएसी ईस्टर्न जोन प्रयागराज के पद पर सेवा दे रहे हैं। उनका पुलिसिंग करियर अपने आप में एक मिसाल है, लेकिन इस वीडियो के पार्ट 1 में हम उनके पर्सनल साइड को एक्सप्लोर करेंगे। वर्दी के पीछे जो व्यक्ति हैं, उनकी सोच, उनका बचपन, उनका सफर, कैसे एक लेक्चरर ने सिविल सर्विसेज की तरफ रुख किया, एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर किया और वो क्या चैलेंजेस थे जो उन्होंने इस जर्नी में फेस किया। इन सब पर हम डिटेल में बातचीत करेंगे। ये इंटरव्यू का पार्ट 1 है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे उनके इलस्ट्रियस करियर इन पुलिसिंग के बारे में, फील्ड एक्सपीरियंसेस, लीडरशिप लर्निंग्स, उनके करंट रोल्स और बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं आईपीएस डॉक्टर राजीव नारायण मिश्रा के साथ एक इंस्पायरिंग और थॉट प्रोवोकिंग इंटरेक्शन। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग इंडियन मास्टरमाइंड्स टुडे। जी नमस्कार, और सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। जय हिंद। तो हम आपके इलस्ट्रियस करियर के बारे में आगे डिटेल में बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि जो हमारी ऑडियंस है वो आपको एक इंसान के तौर पे जाने, खाकी वर्दी के पीछे जो एक व्यक्ति है उससे रूबरू हो। तो शुरुआत करते हैं शुरू से। कैसा था आपका बचपन? कौन थे राजीव नारायण मिश्रा आईपीएस बनने के पहले? जी, बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी रहती हैं, और चूंकि मेरे फादर गवर्नमेंट ऑफिसर थे, गवर्नमेंट सर्विसेज में थे, तो गवर्नमेंट सर्विसेज का एक फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। ट्रांसफरेबल जॉब्स होते हैं। कभी आप किसी जगह में किसी नए स्थान पर 2 साल के लिए हैं, 1 साल के लिए हैं, फिर ट्रांसफर्स होते हैं। तो बचपन हमारा जो है वो उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में गुजरता रहा। अलग अलग स्कूल में एडमिशन्स होते रहे, नए नए दोस्त मिलते रहे, और उसके फ़ायदे भी हैं कि आप नई जगह को एक्सप्लोर करते हैं, नए फ्रेंड्स से मिलते हैं, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी आते हैं कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं स्टडीज़ पर भी फ़र्क पड़ता है। बहुत बार आप जब मिड टर्म में जाते हैं तो बहुत सारे जो लोग पहले से क्लासेस में हैं वो आपको एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन बहुत सारी खट्टी मीठी यादों के साथ बचपन गुजरा है। और ये भी बता दूं कि चूँकि बेसिकली बहुत सारे लोग जुड़े हैं जो कि मुझे इंसान के रूप में भी आप दिखा रही हैं, और आईपीएस ऑफिसर के रूप में भी उनके सामने मैं हूं। तो क्या होता है कि स्टडीज़ की बात आती है कि बचपन में आप कैसा परफॉर्म कर रहे थे। तो मैं ओपनली और क्लीन हार्टेडली बताना चाहता हूं कि बचपन में मेरी परफॉर्मेंसेस जो है बहुत अच्छी नहीं थी। खासकर मैथमेटिक्स से बहुत डर लगता था, और आज भी लगता है। तो इनिशियली जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यहाँ तक की जो परफॉर्मेंस थी वो एवरेज, क्या बिलो एवरेज आप कह सकते हैं। 8th 6 7 तक भी यही हालत थी, लेकिन 8th से कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ। कुछ कह सकते हैं ज्ञान चक्षु खुले, तो थोड़ा सा कुछ इम्प्रूवमेंट ऑनवर्ड्स 8th हुआ, और फिर उसके बाद 10th 12th, और फिर थ्रू आउट मेरी फर्स्ट क्लासेस आती रही। मतलब उस वक्त तो अब परसेंटाइल और अब के परसेंटेजेस में डिफरेंस है, लेकिन अबव 60% में फर्स्ट क्लास हुआ करती थी। तो वो सारे मुझे फर्स्ट क्लास, 4 फर्स्ट क्लास, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और बीकॉम एमकॉम में मुझे मिला। तो बीकॉम करने के बाद आपने क्या किया? इनिशियली क्या बीकॉम के बाद फिर मैंने एमकॉम ज्वाइन कर लिया था, और उसी वक्त बीकॉम और एमकॉम के बीच में मैंने जो है वो थोड़ा सा मेरा झुकाव तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए शुरू में था, क्योंकि मैंने अपने फादर को देखा था। तो बेसिकली घर में जिस तरह का इन्वायरमेंट होता है बच्चे वही देखते हैं। जहाँ बहुत बार ऐसा होता है कि अगर घर में बिजनेस हो रहा है तो सक्सेशन में लोग बच्चे बिजनेस में चले जाते हैं। तो मेरा जो झुकाव था वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तरह था। और फॉर्चुनेटली फिर मैंने ग्रेजुएशन के बाद जब पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान कॉम्पिटिशन्स की तैयारी की, और उसी में मुझे सफलता भी मिली। और साथ में कहिए तो मैं एक चीज़ और जोड़ दूं कि वो पीरियड एक्चुअल में हर युवा के लिए थोड़ा चैलेंजिंग होता है कि जब वो ग्रेजुएशन, या अब तो चूंकि कैरियर डिटर्मिनेशन थोड़ा अर्ली टाइम्स में पेरेंट्स भी करते हैं और बच्चे भी करते हैं। तो पेरेंट्स करते हैं तो बच्चों के लिए चैलेंज होता है, बच्चे स्वयं करते हैं तो थोड़ा सा मोटिवेशन उनका अच्छा रहता है। तो फिर जो है वो जब ये मैंने ग्रेजुएशन के बाद जब पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, और तैयारी भी साथ साथ चल रही थी, और डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में भी मैं अपीयर हो रहा था। तो उसी बीच में मैंने बहुत सारे डिग्री कॉलेजेस में जब पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, और फिर मैंने एमफिल भी ज्वाइन किया। यदि एमफिल की डिग्री मेरे पास आज की तारीख में नहीं है,
डॉक्टरेट की डिग्री तो है, हाँ, लेकिन एमफिल का मैंने कानपुर यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया था, तो उसके बाद फिर दूसरी सर्विसेज में चला गया, तो वो फिर छूट गया। अच्छा। और जब सर्विसेज में आ गया तब मैंने फिर रिसर्च वर्क किया। जब मेरी पोस्टिंग बरेली में थी तो रुहेलखंड यूनिवर्सिटी से हाँ, मैंने उसी पीरियड में पीएचडी का काम भी किया। और आपने जैसे कहा कि राजीव नारायण मिश्र, अब वो डॉक्टर राजीव नारायण मिश्र के रूप में आपके सामने है। डॉक्टर राजीव नारायण मिश्रा। नाइस। तो आपने एज अ लेक्चरर भी आपने कॉलेज में, कानपुर के कॉलेज में बच्चों को पढ़ाया है। जी जी तो जी, वो बड़ा एक अलग सा एक्सपीरियंस था। अब बचपन और वो चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का ही स्टेज था कि मैंने जब एमकॉम किया, और उस वक्त कानपुर में जितने डिग्री कॉलेजेस थे, मोर देन ए डजन कॉलेजेस में मैंने सभी में इंटरव्यू दिए। और फॉर्चुनेटली एक पीपीएन डिग्री कॉलेज है कानपुर का, और मैं क्राइस्ट चर्च कॉलेज कानपुर का पढ़ा हूँ, और पीपीएन डिग्री कॉलेज में मुझे पढ़ाने का मौका मिला। तो उसी में मैं ये भी शेयर कर दूं कि मैं एमकॉम करके ही मैंने ज्वाइन किया था। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो मेरी उम्र से ज़्यादा थे, क्योंकि जिन्होंने कुछ ज़्यादा मेहनत से पढ़ाई की उनको 2-3 साल लग गए अगर, तो वो पीजी में बहुत बार ऐसा था। तो फिर उस वक्त मुझको थोड़ा सा अपने को ग्रोन अप शो करने के लिए मैंने जो है दाढ़ी बढ़ाई और दाढ़ी रखी, जिससे कि थोड़ा सा स्टूडेंट्स में और प्रोफेसर में अंतर दिखाई दे। तो वो भी अच्छा एक्सपीरियंस था। और मैंने लगभग 2 साल बीकॉम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के स्टूडेंट्स को पढ़ाया। और आज भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, कभी फोन कर लेते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है कि वो उस समय मैंने उनको पढ़ाया था। तो आपने एज अ टीचिंग भी, आप टीचर भी रहे हैं, फिर आपने उसके बाद स्टेट सर्विस का भी एग्जाम दिया, आप उसमें भी सेलेक्ट हुए। क्या आपने पिताजी से आप इंस्पायर हुए या फिर कुछ और रीजन? एक्चुअल में मैंने जब स्टेट सर्विसेज ज्वाइन किया तो वो मध्य प्रदेश में स्टेट सर्विसेज थी, और हमेशा अट्रैक्शन एक होम कैडर का होता है कि जहाँ पर आप पले बड़े हैं, अगर वहाँ पर सर्विस की अपॉर्चुनिटी मिले तो थोड़ा सा अच्छा महसूस होता है। और उसी क्रम में फिर मैं यहाँ पर पुलिस सर्विसेज में मैं यूपी में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। और नेचुरली पुलिस सेवाएं ऐसी हैं कि इसमें बहुत सारी सर्विसेज हैं, सभी सेवाओं का अपना अपना कंट्रीब्यूशन होता है। लेकिन पुलिस की सेवाओं में आने के बाद मुझे बहुत खुशी है, प्रसन्नता होती है कि ये ऐसी सर्विसेज हैं कि जहां पर आप किसी भी व्यक्ति को इमीडिएट रिलीफ दे सकते हैं, चाहे आपका काम वो हो या ना हो। और कल का एक वाकया ही मैं बताता हूँ कि मैं नोएडा में आपके स्टूडियो में हूँ। तो शाम को मैं अपने बेटे के साथ घर की तरफ जा रहा था, तो एक एक्सीडेंट हुआ। अच्छा। और देखा मैंने मोटरसाइकिल पे 2 लोग लेटे जमीन पे गिरे पड़े हुए हैं, उनकी बाइक्स भी पड़ी हुई है, काफी लोग थे। अब उनको इमीडिएटली रिलीफ चाहिए, तो एज ए पुलिस ऑफिसर, एज ए ह्यूमन बीइंग, सबका काम है ये, सबकी जिम्मेदारी भी है, सबका नैतिक दायित्व भी है कि उसको इमीडिएट हेल्प दे। तो एज ए इंडिविजुअल अब हमारी परफॉर्मेंस थी, क्योंकि यहाँ पर मैं ऑन ड्यूटी नहीं था, तो इमीडिएटली हम लोगों ने उसको रेस्क्यू किया और तुरंत वहाँ पर पीसीआर को कॉल किया। जब तक पीसीआर आती तब तक उसको जो भी फर्स्ट एड दे सकते थे किसी व्हीकल पे हम लोगों ने कर दिया, और क्विक रिस्पांस पे पीसीआर भी आ गई और तुरंत उसको हॉस्पिटल भेजा गया। तो मेरा कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि पुलिस की सेवाएं ऐसी है कि आपका काम, अब यहाँ पर मेडिकल डिपार्टमेंट्स को अपनी सर्विसेज देनी है, लेकिन आप जो है चूंकि फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं, और कल तो हमारा रोल जीरो रिस्पॉन्डर का था, लेकिन जीरो रिस्पॉन्डर और फर्स्ट रिस्पॉन्डर दोनों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, दायित्व है कि आप जो है वो मौके पर जो विक्टिम है उसको हेल्प दें। पुलिस की सेवाओं में ये अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलती है कि आप भले किसी और का काम हो, आप उसको फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में आप इमीडिएट हेल्प दे सकते हैं, मदद कर सकते हैं, न्याय दे सकते हैं। नेचुरली जो आपका लॉ परमिट करे उसके अंदर आप उसको हेल्प कर सकते हैं। जी। तो यूपीएससी कौन से अटेम्प्ट में क्लियर हुआ? जी, ये एक्चुअल मैं स्टेट सर्विसेज के बाद मेरा इंडक्शन हुआ। अच्छा। और कंटिन्यूअसली जो है वो हम लोग कोशिश करते रहते हैं। और इंटरव्यू का मैंने आपको जैसे बताया डिग्री कॉलेजेस का कि तो नेचुरली जब भी कोई भी आप किसी भी कंपटीशन में जाएं तो आपकी कंसिस्टेंसी और आपका पेशेंस, ये दोनों टेस्ट होते हैं कि आप अपनी हिम्मत ना हारें और लगातार आप कॉन्स्टेंटली प्रयास करते रहें, तो निश्चित रूप से सक्सेस आपके पास आ जाए। तो आप 2010 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, उसके पहले आपने अलग अलग जगहों पे और काम किया है। तो उस वक्त जब आप 1990s में जब आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे, तो कैसी होती थी प्रिपरेशन? चाहे वो स्टेट सर्विस की हो या यूपीएससी की हो, कैसी होती थी?
देखिए, प्रिपरेशन का पैटर्न में थोड़ा सा अंतर आया है। बेसिकली अब हम लोग के पास जो सोर्सेस थे पढ़ने के लिए, वो लिमिटेड सोर्सेस थे। उतनी वैरायटी ऑफ बुक्स नहीं थी। फिर आपको लाइब्रेरी जो है आपका मेन सोर्स जो है आपको पढ़ने के लिए, वो लाइब्रेरी हुआ करती थी। तो हम लोग लाइब्रेरी में जाके बुक्स इशू कराते थे, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते थे। अब वो जो एस्पिरेंट्स हैं उनके पास ये फैसिलिटी है कि वो गूगल से ऑनलाइन कर सकते हैं, गूगल से कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। एआई बेस्ड अब तो बहुत सारी हर चीज एआई बेस्ड है। आपको मतलब इतना क्विकली कोई भी चीज आपको जरूरत है वो आपके पास 2 मिनट में हाजिर है। तो ये डिफरेंस जो है वो दिख रहा है। बाकी कंपटीशन तब भी था, कंपटीशन अभी भी है। और डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी के साथ जब लगते हैं तो रिजल्ट्स आते हैं। तो क्या आप भी दिल्ली के मुखर्जी नगर या ओल्ड राजेंद्र नगर आके प्रिपरेशन किए? मैं आया था, लेकिन मैंने क्या किया था कि स्टडी मटेरियल लिया था। अच्छा। कुछ क्लासेस भी अटेंड की थी और क्लासेस अटेंड करने के बाद फिर मैं वापस चला गया था उस स्टडी मटेरियल के साथ। फिर मैंने रह के होम प्रिपरेशन। कैसा था माहौल उस वक्त? लगातार उसी तरह से बहुत सारे कैंडिडेट्स आते थे। जब आप ऐसी जगहों पर आते हैं तो आपको लगता है कि कितना कंपटीशन है। आइसोलेशन में एक यही होता है कि आपको पता नहीं चलता कि कंपटीशन का लेवल क्या है, लोग कितना समय दे रहे हैं, किस प्रकार की प्रिपरेशंस कर रहे हैं। इसका एडवांटेज यही होता है कि जब आप बहुत सारे ऐसी जगहों पर जाते हैं, जैसे मुखर्जी नगर का आपने नाम लिया, तब आपको लगता है कि कंपटीशन का लेवल क्या है और लोग किस हद तक, किस मेहनत के साथ, किस डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो नेचुरली आपको भी एक अंदर से ऊर्जा मिलती है और वो ऊर्जा को जब आप संचित और संकलित करते हैं, ग्रो अप करते हैं, तो फिर अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। तो क्या जरूरी है दिल्ली जाके इन सब कोचिंग्स में प्रिपरेशन करना? सेल्फ स्टडी या अपने घर पे रह के प्रिपरेशन नहीं हो सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे ये लगता है कि ग्रुप स्टडी जरूरी है। आप कोचिंग नहीं जा रहे हैं तो आपके मेंटल स्टेटस के, मेंटल लेवल के, अगर आपके साथ 2 या 3 आपके साथ के लोग हैं, तो जब ग्रुप स्टडी होती है तो थोड़ा सा आप एक्चुअल में आइसोलेशन में पढ़ते पढ़ते बोर्डम भी आता है, आदमी में फटीग हो जाता है, कभी कभी उसमें डिप्रेशन की फीलिंग्स आने लगती है कि मैं कर रहा हूँ, पता नहीं कितना कर पा रहा हूँ। जब 2-3 लोग साथ के होते हैं तो ग्रुप स्टडी के साथ आप कर सकते हैं। तो जब आप किसी टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, तो जब आप बोलते हैं, तब आपको जब बोलते हैं तो आपने जो पढ़ा है आप उसको आउटपुट दे रहे होते हैं। तो आपको लगता है कि मैंने पढ़ा तो 6 घंटे और उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, मैं बोल नहीं पा रहा, मैं बता नहीं पा रहा। तब और आप इंटेंसिवली उसको पढ़ते हैं। और कभी सुनने से भी, तो दोनों ऑडियो और वीडियो जब इस तरह से चलता है तो ग्रुप स्टडी के माध्यम से भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कोचिंग्स में आके ही जो पार्टिसिपेट करके या जो पढ़ेगा वही सक्सेस होगी, उसको मिलेगी, ऐसा नहीं है। तो स्टेट सर्विस का जो आपने एग्जाम दिया, कौन से अटेम्प्ट में क्लियर हुआ? ये एक्चुअल में मैंने स्टेट सर्विसेज में पहले मध्य प्रदेश में ज्वाइन कर लिया था और उस मध्य प्रदेश की सर्विसेज के दौरान ही मैंने यूपी स्टेट सर्विसेज का एग्जाम दिया था। और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था यूपी स्टेट सर्विसेज का। और लेकिन ड्यूरिंग सर्विसेज था तो बहुत ज़्यादा उस वक्त मेरी पढ़ाई नहीं थी, केवल मैं छुट्टी लेके आया था और मैंने एग्जाम्स दिए थे। और जो पुरानी जो स्टडीज़ मैंने जब पहले फर्स्ट टाइम की थी तो वही काम आई। और फिर जो लेक्चरशिप करता रहा तो एक राइटिंग कैपेबिलिटीज़ और राइटिंग स्किल्स डेवलप हो जाती हैं। मुझे लगता है उसका ही फ़ायदा मिला, इंटरव्यू में भी मिला और रिटन एग्जाम्स में भी मिला। कभी आईएएस बनने का नहीं सोचा? देखिए, बेसिकली सोचते तो सभी लोग हैं जब जो इन यूपीएससी की कॉम्पिटिशन्स के लिए आते हैं, लेकिन आपको मालूम ही है कि उसका एक सेट स्टैंडर्ड्स हैं कि जब आप देते हैं तो आप कितने मार्क्स ऑब्टेन कर रहे हैं, क्या आपने प्रेफरेंसेस दिए हैं। और एक इंटीग्रेटेड जो है कंबाइंड मेरिट लिस्ट बनती है, उसके आधार पे सर्विसेज का एलोकेशन होता है। बट जैसा मैंने अभी आपको कहा कि आई एम हैप्पी विद द पुलिस सर्विसेज, वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में भी उसके अपने चार्म है, उसमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर में जो विक्टिम की हेल्प आप कानून के दायरे में रह के कर सकते हैं, कंपैरेटिवली वो दूसरी सर्विसेज से ये अपॉर्चुनिटी पुलिस सर्विसेज में ज़्यादा है। तो प्रीलिम्स आने वाला है, मेरे ख्याल से मई में प्रीलिम्स होगा, तो क्या टिप्स देना चाहेंगे आप उन सभी एस्पिरेंट्स को जो इस बार यूपीएससी एग्जाम देने बैठ रहे हैं? देखिए, जो एस्पिरेंट्स यूपीएससी एग्जाम्स दे रहे हैं या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में दे रहे हैं, तो स्मार्ट स्टडी की ज़रूरत है। अब चूंकि आप जो यूपीएससी के पैटर्न्स हैं उसमें आप देखते हैं कि टाइम मैनेजमेंट, टाइम प्रेशर भी रहता है।
तो आप मॉक टेस्ट ले सकते हैं, जिससे कि आपको मालूम हो जाए। आपने पढ़ा सब कुछ है, लेकिन अब आपको डिलीवरी तो उस लिमिटेड टाइम में करनी है। राइट। तो जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो उसको आपको अगर मॉक टेस्ट में जाते हैं, टाइम मैनेजमेंट आपका उससे बेहतर हो पाएगा। जितना आप ये प्रैक्टिस करते हैं, तो एलिमिनेशन आपको मालूम होता है कि किसको हम एलिमिनेट करेंगे तो हमारे आंसर्स जो है करेक्ट होंगे। और लगातार जो है वो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। राइट। तो वो दैट इज द अल्टीमेट कीवर्ड्स फॉर द सक्सेस, कि जब उसको हम करते रहेंगे और निश्चित रूप से फिर सक्सेस आएगी। तो अभी आप जो युवा आईपीएस ऑफिसर्स को देखते हैं, तो उनको देख के क्या लगता है, क्या उनमें वो जुनून है जो एक ऑफिसर में होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल है। और वो पूरी एक प्रॉपर ट्रेनिंग करके जब आते हैं फील्ड में, तो एक जज्बा और उमंग उनमें दिखती है। और कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ आती हैं, तो सर्विसेज सिखाती हैं। जब आप बैठते हैं, काम करते हैं, तो लर्निंग जो है वो लाइफ में लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होती, और वो चलती रहती है। तो धीरे धीरे एक्सपीरियंसेस आते हैं, स्किल्स डेवलप होती है, एक एटीट्यूड भी डेवलप होता है। फिर वो करते करते वो एक परफेक्शन आ जाता है। नेचुरली जो ऑफिसर्स आ रहे हैं, सब दे आर कॉम्पिटेंट एंड कैपेबल, अच्छा कर रहे हैं सभी। आजकल जब यूपीएससी जो लोग क्लियर कर लेते हैं, तो जब उनसे बातचीत होती है कि आपकी जर्नी कैसी रही, आपका प्रिपरेशन कैसा रहा, तो बहुत लोगों से ये सुनने को मिलता है कि 2 अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ, 3 में नहीं हुआ, चौथे में हुआ। तो उस टाइम स्पैन में जो जब तक क्लियर नहीं हो रहा था, तो एक वो एंजाइटी रहती है, डिप्रेशन। लोग आजकल बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं कि डिप्रेशन में चला गया था या चली गई थी। तो उसको लेके आपका क्या कहना है? जी, जैसे मैंने अभी वही कहा कि अगर आपको गोल आप अचीव कर पाते हैं, तो नथिंग लाइक इट। अगर आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है और आपने उस लेवल पे डेडिकेशन के साथ तैयारियां की हैं, तो आप दूसरे जगह आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि इन सर्विसेज के अलावा और सर्विसेज नहीं है। आप जो भी जिस तरह से परफॉर्म करेंगे, आपको उसके अनुरूप चीज़ें आती हैं सामने। और लाइफ केवल इन सर्विसेज तक नहीं है, इसके बियॉन्ड भी बहुत कुछ है। और जब आप इस डेडिकेशन के साथ लगते हैं, तो पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आते हैं। डिमोरलाइज होने की कभी भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपने कोशिश की, नहीं मिला, तो ऐसा नहीं है कि लाइफ समाप्त हो रही है। लाइफ को फिर नए जज्बे के साथ दूसरी फील्ड में हम को एफर्ट्स करना चाहिए। और क्योंकि ईश्वर ने ये लाइफ दी है, लाइफ केवल ठीक है, ये आपका टारगेट है, अच्छी बात है, और लेकिन उसके साथ ही लाइफ समाप्त नहीं होती। तो एस्पिरेंट्स, जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं और जो यंग ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके लिए डॉक्टर राजीव नारायण मिश्रा का क्या मैसेज या एडवाइस है? देखिए, कभी कभी क्या होता है कि ठीक है, उनकी कॉम्पिटेंसी और स्किल्स में किसी को वो शक नहीं है, लेकिन क्या होता है कि बहुत बार आपको एक्सपीरियंसेस जो है वो उनको आप को रिसीव करना चाहिए। बहुत बार जो सीनियर्स हैं, बहुत बार गाइड करते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये हमको क्या बात बता रहे हैं, इसमें कुछ नया कुछ नहीं है। लेकिन चूंकि उनकी सर्विसेज इतनी लंबी सर्विसेज होती हैं, बहुत सारी चीज़ों को देखा होता है, बहुत सारे फैक्टर्स को देखे उनका अनुभव होता है, तो अनुभव के आधार पे बहुत सारी चीज़ें वो अगर यंग ऑफिसर्स उसको साथ साथ लेते चलेंगे, ग्रेस्प करते चलेंगे, और बी ए गुड लिसनर वाले अगर कंसेप्ट पे उन चीज़ों को उनसे सुन के अपने प्रैक्टिसेस में लाएंगे, तो नेचुरली जो है उनकी परफॉर्मेंस और अच्छी होगी। और एस्पिरेंट्स के लिए मैसेज आपका? एस्पिरेंट्स के लिए तो मेरा बस वही कहना है कि थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट, और उसके बाद कंसिस्टेंसी और पेशेंस रखना है। हो सकता है कि सक्सेस आपको एक बार में नहीं मिले, कंपटीशन है, तो आपको अपने अंदर आपको अपने उसको पहचानने की ज़रूरत होती है कि आप क्या कर सकते हैं, अपनी क्षमताओं को आकलन करने की ज़रूरत होती है। और एक हो सकता है कि एक बार में सक्सेस नहीं मिले, तो लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है, और उसी जुनून और जज्बे के साथ कि क्या मुझ में कमी रह गई, हम उसको और अच्छा करें, और निश्चित रूप से फिर सफलता मिलती है, ऐसा नहीं है। और एक बार होता है कि मान लीजिए आपने यूपीएससी को टारगेट किया, यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो बहुत सारी अदर अपॉर्चुनिटीज भी आपके लिए खुल जाती है। और जीवन में ये नहीं समझना है कि कभी कि हम अगर यूपीएससी में या आईएएस और आईपीएस अफसर या फॉरेन सर्विसेज में या और एलाइड सर्विसेज में नहीं गए तो लाइफ में कुछ नहीं है। लाइफ में बहुत कुछ है, ये तो एक माध्यम है, और आप इस माध्यम को अगर अचीव कर पाते हैं, आपने इसको अगर मन में सोचा है और आप कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुली हुई हैं। जब आप उस मेंटल लेवल पे जाके उस लेवल पे पढ़ाई करते हैं, तो बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने होती हैं कि किसी भी फील्ड में आप
बिना डिप्रेशन में जाए, बिना इस बात को सोचे कि हमारा ठीक है, आपका गोल था, नहीं अचीव हुआ। बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं, कंपटीशन है, तो आप दूसरी फील्ड्स में अपने को इन्वॉल्व करिए और उसमें आगे बढ़िए। तो ये थी आईपीएस ऑफिसर राजीव नारायण मिश्रा की जर्नी से जुड़ी एक खास झलक। इंटरव्यू का अगला हिस्सा जल्दी आएगा, जहां हम उनके पुलिसिंग करियर पर डिटेल में बातचीत करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। ऐसे ही इंस्पायरिंग कॉन्वर्सेशन के लिए इंडियन मास्टरमाइंड्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।